नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग कुछ परसेंटेज का सवाल देखेंगे। आपको ध्यान बस ये रखना है कि जब भी एक नया सवाल आप स्क्रीन पे देखेंगे तो पहले आपको खुद से प्रयास करनी है और फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। देखिए, पहला सवाल में कहा गया है कि अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि हो गई तो एक व्यक्ति 24 रुपये में 2 अंडा कम खरीदने लगा, है ना। 50% का वृद्धि हुआ है अंडे के रेट में, तो एक व्यक्ति 24 रुपये में 2 अंडा कम खरीदने लगा है। अब देखिए, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं इस तरह के सवालों को, अब आपके लिए आसान होना चाहिए। आप सीधा क्या करेंगे, अगर रेट में 50% का वृद्धि हुआ है यानी 2 से 3 हो गया, तो कंजम्पशन में क्या होगा, 3 से 2। यहाँ कंजम्पशन वेट में नहीं होके संख्या में है यानी नंबर में है। दैट मीन्स पहले जितने रुपए में 3 यूनिट खरीदता था अब उतने रुपए में 1 यूनिट कम खरीदेगा, ठीक है। तो 24 रुपया जब लिया जाता है तो पहले 24 रुपये में जितना अंडा खरीदता था, कहा गया है कि उससे अब 2 अंडा कम खरीद पाता है, यानी 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2 अंडा। दैट मीन्स 24 रुपये में पहले 6 अंडा खरीदता था और अभी 4 अंडा खरीदता है। अच्छा, 4 अंडे का दाम जो है अभी 24 रुपया है। पूछा गया है वर्तमान में प्रति दर्जन अंडे की कीमत क्या है, तो 12 अंडे का हम रेट निकाल देंगे। 4 अंडे का 24, 4 तिया 12, 3 गुना हो गया है, तो यहाँ भी हम 3 गुना कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 72 रुपया। दैट मीन्स अभी प्रति दर्जन अंडे का कीमत क्या है, 72 रुपया। देखिए, जैसे हमने यहाँ 4 तिया 12 किया ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 4 गुना 6 24, तो 12 गुना 6 72। दोनों ही तरफ से आपका रेशियो लगता है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, आप जैसे चाहें लगा सकते हैं। अगले सवाल में आ जाइए। देखिए, कहा गया है सवाल में कि एक व्यक्ति अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है, यानी ये इसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगर 75% खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बाकी का 25% बचत होता होगा। इनकम का 2 ही हस्त्र होता है बंधु, या तो वो खर्च होता है या फिर बचत में जाता है, ठीक है। तीसरा कुछ नहीं होता है इनकम का, 2 ही पार्ट इसका होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। फिर कहा गया है सवाल में कि जो एक्सपेंडिचर है, इनकम है, उसमें 20% का वृद्धि हुआ है और एक्सपेंडिचर में 15% का वृद्धि हुआ है। एक्सपेंडिचर में इसमें 15% का वृद्धि हो गया और टोटल में यानी इनकम में, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में कहा गया है 20% का वृद्धि हुआ है। अब सबसे पहले बात आप ये देखिएगा कि व्यक्ति की आय जो है, कॉमन सेंस देखिए सवालों को बनाने में सबसे ज़्यादा अहम होता है। जो अर्थमेटिक के सवाल आप बनाते हैं उसके लिए कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब देखिए, कहा गया है सवाल में कि जो इनकम है यानी आय जो है उसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो उसने खर्च में 15% का वृद्धि किया। दैट मीन्स अभी उसका सेविंग ज़्यादा होगा पहले से। अगर मान लो कि ये एक्सपेंडिचर 20% से भी ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट करता, तब फिर ये सोचते कि पता नहीं सेविंग जो है उसमें कमी आएगा या वृद्धि होगा, ये सोचने वाली बात होती। लेकिन इनकम काफ़ी बढ़ गया है, 20% से बढ़ गया है और खर्च में उतना वृद्धि नहीं किया है, कम ही वृद्धि किया है, ठीक है। यानी खर्च ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सेविंग भी उसका अब ज़्यादा होगा पहले की तुलना में। तो कहा गया है कि सेविंग में कितने % की वृद्धि हुई होगी। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल लीजिएगा। परसेंटेज से मत कीजिएगा, ज़्यादा झंझट आपको लगेगा। सबसे आसान क्या होगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल लेना। क्या होगा अनुपात, 3:1। अगर 3 यूनिट एक्सपेंडिचर है, 1 यूनिट सेविंग है, तो बताइए इनकम कितना यूनिट होगा, 3 + 1 यानी 4 यूनिट, ठीक है। अब 4 यूनिट में 20% का वृद्धि हुआ यानी 0.8 हम कह सकते हैं इसको। इतना वृद्धि हुआ है, 4 यूनिट में 20% का वृद्धि यानी 0.8 यूनिट का वृद्धि किस चीज़ में, इनकम में।
अच्छा, एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुआ है? 3 यूनिट का 15% यानी 0.45 यूनिट का वृद्धि। 3 यूनिट का 15%। अब हम इस तरह से निकाल के आपको नहीं दिखाएंगे, ये काम आपको खुद से करना है, ठीक है। और इतना ही आराम से होना भी चाहिए आपसे, इससे भी ज़्यादा आप लंबा करेंगे तो फिर कैसे होगा। अब कहा गया है कि सेविंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 0.4 यूनिट से, लेकिन इनकम बढ़ गया है 0.8 यूनिट से, तो बाकी का वृद्धि कहाँ होगा? सेविंग में होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है? इनकम होता है। तो सेविंग में इसका मतलब अगर हम 0.8 में 0.45 घटाएंगे तो 0.35 आएगा ना। ये इंक्रीज किस में हुआ होगा? सेविंग में, ठीक है। तो पूछा गया कितने % का वृद्धि हुआ है, तो हम करेंगे क्या? 0.35 का वृद्धि हुआ कितना में? 1 यूनिट में, तो बटा 1 गुना 100। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 35%। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जो सबसे आसान तरीका इस सवाल को बनाने का है वो है एलिगेशन, ठीक है। हम देखिए, अगर आपने पहले एलिगेशन कहीं पढ़ा है, कोई वीडियो देखा है एलिगेशन का, तो भी नहीं देखा है तो भी हम उस मेथड से भी सवाल को बताते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बात रह जाए कि आगे जब एलिगेशन हम सीख लेंगे तब इस सवाल को बनाना और कितना आसान हो सकता है, ठीक है। हम हमेशा आपसे कहते हैं, फिर आपसे कहेंगे कि जितना भी तरीका है सारा तरीका को कॉन्सेप्चुअली समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम इस सवाल को बनाने के लिए ये तरीका सीख लिए हैं तो अब दूसरा तरीका हम नहीं समझेंगे, नहीं, आप सारे तरीके को ठीक से कॉन्सेप्चुअली समझिए, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड होगा हम वो अप्लाई कंफर्टेबली एग्ज़ाम में कर पाएंगे तभी, जब सारे पे हमारा इक्वली कमांड है। हाँ, लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे बचपन में ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग बनाया करते थे सवालों को एक्स मान करके, वो एक्चुअली एक्स मान के बना भी लिया करते थे, सवाल का आंसर भी आ जाता था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता था। तो विजुअलाइजेशन को अपना बढ़ाना है, इमेजिनेशन को बढ़ाना है कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, अगर हम एलिगेशन इसमें लगाना होगा तो हम कैसे लगाएंगे? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर क्या होता है? इनकम होता है। तो एक्सपेंडिचर में कितने % का वृद्धि हुआ है? 15% का। जो दोनों का योग होता है वही बीच में रहता है यहाँ पर, ठीक है। एक तरफ एक्सपेंडिचर, दूसरे तरफ सेविंग, ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इन दोनों ही का अनुपात हमें मालूम है, किनका किनका? एक्सपेंडिचर का और सेविंग का। यहाँ रहेगा एक्सपेंडिचर और यहाँ रहेगा सेविंग, और यहाँ रहेगा दोनों का योग, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, A बराबर B प्लस C, इसमें 20% का वृद्धि हुआ, इसमें 10% का वृद्धि हुआ, तो इसमें जो होगा, ऐसे सवालों में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। पूछेगा इसमें कितने % का वृद्धि होगा, इसका और इसका अनुपात दिया हुआ रहेगा, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए अनुपात क्या है, एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या है? 3 और 1, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है। ध्यान देना बंधु, यहाँ जो डिफरेंस है 5% का, 1 यूनिट का मतलब 5% का डिफरेंस, 1 यूनिट का मतलब 5% का डिफरेंस, तो 3 यूनिट का मतलब कितने % का डिफरेंस? 15% का। और अगर एक तरफ कम है इससे तो दूसरे तरफ 15 ज़्यादा होगा इससे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 15% हमने ऐड कर दिया। तो एलिगेशन से बनाना इस सवाल को सबसे बेहद आसान होगा। अगले सवाल में आते हैं। देखिए, कहा गया है सवाल में कि ए की जो सैलरी है वो बी की सैलरी की आधी है, ठीक है। दैट मीन्स ए और बी के सैलरी में अनुपात क्या होगा? ये अगर 1 है तो ये 2 है, आधी है। और फिर कहा जा रहा है कि ए के सैलरी में 50% और बी के सैलरी में 25% का वृद्धि हुआ, इसमें 50% का वृद्धि हुआ, जबकि इसमें 25% का वृद्धि हुआ। तो दोनों के टोटल सैलरी में कितने % का वृद्धि हुआ? तो एक तरीका तो ये है कि 1 यूनिट का 50% यानी 0.5 यूनिट, 2 यूनिट का 25% यानी 0.5 यूनिट,
दैट मीन्स दोनों मिल करके कितना हो गया 1 यूनिट, डिवाइडेड बाई टोटल कितना यूनिट है इन दोनों का सैलरी 3, गुना हमने क्या कर दिया 100 से। दैट मीन्स 100/3 यानी 33.33% आपका आंसर हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा है कि दोनों का कुल सैलरी कहा गया है, दैट मीन्स उसी फॉर्मेट में आ गया ना, A + B = C के फॉर्मेट में, है ना। इन दोनों का योग में कितना वृद्धि हुआ है, यानी इन दोनों के सम में, यानी C में कितने % का वृद्धि हुआ है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन से निकलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये दिया हुआ रहे, ये दिया हुआ रहे और इसको पूछे तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर ये दिया हुआ रहे, ये दिया हुआ रहे और इसको पूछे, मतलब इन दोनों में किसी को पूछे और एक इसका और एक इसका दिया हुआ रहता है, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। या फिर तीनों दिया हुआ रहे, अनुपात पूछे तो भी हम एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अनुपात दिया हुआ है और ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों में कितने % का वृद्धि हुआ है, इसका पूछ रहा है, हम मिक्सचर लगाएंगे। करेंगे क्या, 50 रेशियो वैल्यू गुना जो आपका परसेंटेज में वृद्धि हुआ है, तो 50 गुना 1 + 25 गुना 2 डिवाइडेड बाई 2 1 3, इतना ही % हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 33.33% आ जाएगा। आइए अगले सवाल में देखिए। अगला सवाल में कहा गया है कि चावल यानी राइस, फिश और ऑयल, इस पर जो खर्च है, एक्सपेंडिचर जो इस पर है, इसका रेशियो है 12:17:3, और फिर तीनों ही के रेट में 20%, 30% और 50% का वृद्धि हो गया। इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 30% का इंक्रीमेंट हुआ और इसमें 50% का इंक्रीमेंट हुआ। यही कहा गया ना सवाल में, 20, 30 और 50। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या खर्च होगा, तो टोटल मतलब इन तीनों का सम। तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए, सबसे आसान वही होगा कि 12 गुना 20 + 17 गुना 30 + 3 गुना 50, इतना डिवाइडेड बाई 17 3 20 12 32। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपके लिए तरीका क्या होगा कि 12 यूनिट, देखिए चावल पे खर्च कितना है 12 यूनिट, उसका 20%, तो 12 यूनिट का 20% क्या होगा 2.4। ठीक है, इतना यूनिट बढ़ गया इसका दाम। 17 यूनिट का 30% यानी 5.1, इतना यूनिट इसका दाम बढ़ गया। और 3 यूनिट का 5% यानी 50% यानी 1.5, ये वृद्धि हुआ है तेल के कीमत में। तो टोटल वृद्धि यहाँ से हम निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आपका हो क्या जाएगा, 5 2 7 1 8 1 9, 9 बटा टोटल हम ऐड करते हैं 32 गुना 100 यानी 900/32। ठीक है, मतलब आप अगर इसे काटेंगे तो 225 डिवाइडेड बाई 32, 28 नहीं 8 होगा ना ये, क्योंकि ये हमने पहले काट दिया, ये 8 हो गया और ये हो गया 25। 225/8 तो 28.1/8 हमारा आंसर हो जाएगा, इतना %। इधर से भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, जो सहज आपको लगे आप, लेकिन तरीका आप सारा ज़रूर जानिएगा। एग्ज़ाम में सवाल पे डिपेंड करता है कि हम इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएं या फिर सिंपली बना लें। देखिए, कहा गया है सवाल में बंधु कि एक कार का कीमत बाइक से 400% अधिक है। 400% अधिक होने का मतलब ये होता है कि अगर ये 100% है, ये 100% है, तो ये इससे 400% अधिक यानी 500%, तो अनुपात क्या हो जाएगा 5:1 का। ठीक है, फिर कहा गया है कि कार के कीमत में 15% का वृद्धि हुआ और बाइक के कीमत में 20% का वृद्धि हुआ, तो 5 कार और 10 बाइक के कीमत में कितने % का वृद्धि होगा। एक कार और एक बाइक के कीमत का अनुपात है 5:1, तो 5 कार यानी 25, 10 बाइक यानी 10 गुना 1, इनके कीमत का अनुपात क्या हो जाएगा 5:2। ठीक है,
इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 5 कार से और इसमें 10 बाइक से, तो इनका अनुपात क्या हो गया 5:2। ये किस चीज़ का अनुपात हो गया, प्राइस का अनुपात हो गया। 5 कार और 10 बाइक के प्राइस का अनुपात क्या है 5:2। अब कहा जा रहा है कि इनके टोटल रेट में कितने परसेंट का वृद्धि होगा अगर कार में 15% का वृद्धि हुआ है और बाइक में 20% का वृद्धि हुआ है। तो हम करेंगे क्या, मिक्सचर अगर लगाएंगे तो सबसे आसान रहेगा 5 × 15 प्लस 2 × 20 डिवाइडेड बाई 5 2 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 प्लस 40 यानी 115 डिवाइडेड बाई 7, इतने परसेंट का वृद्धि टोटल प्राइस में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे नहीं बनाते हैं तो आप ये देखिए कि टोटल कार का जो प्राइस है वो 5 यूनिट है और इसमें 15% का वृद्धि हुआ, दैट मीन्स 0.75 यूनिट इसका रेट बढ़ गया और इसका 0.4 यूनिट रेट बढ़ गया है। तो टोटल वृद्धि कितना हो गया 0.741 है ना, तो 1.15 इतने यूनिट का वृद्धि हुआ है। कितना यूनिट में 7 यूनिट में। तो डिवाइड हम कर देंगे 7 से और गुना मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्या 100 से। तो इधर से भी देखिए आपका 115/7 आ जाएगा। ठीक है, जो सहज आपको लगे आप वैसे बनाइए सवालों को, लेकिन हमारा बस इतना कहना है कि जितना ज़्यादा आप सवालों को ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा सारे तरीके पे काम करेंगे एग्ज़ाम में, उतना ही स्मूथली आप सबसे शॉर्टेस्ट वे में सवालों का सॉल्यूशन करके आइएगा। ठीक है, तो इतना बराबर हो क्या जाएगा 16.3/7। ठीक है, 1/7 का मतलब 0.14, तो 3/7 का मतलब क्या होगा 0.42, 16.42% आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए अगले सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति का जो इनकम है उसका कुछ हिस्सा खर्च करता है और कुछ हिस्सा बचाता है और इनका अनुपात क्या है 5:3। फिर कहा जा रहा है कि जब उनके कुल इनकम में 25% का वृद्धि हुआ, यानी टोटल में है ना, टोटल में 25% का वृद्धि हुआ, तो ये जनाब क्या किए कि अपना खर्च में 60% का वृद्धि कर दिए। इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 25% बढ़ा है, लेकिन खर्च इनका पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बावजूद इसके हम आपको बता रहे हैं ज़रूरी नहीं कि सेविंग जो है उनका कम हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकम का 25% हो सकता है कि एक्सपेंडिचर के 60% से अधिक हो। अगर ऐसा होगा तो उनका बचत में वृद्धि होगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा होता है ना एक्सपेंडिचर से। तो इसका हो सकता है कि 25% ही इसके 60% से ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने एक्सपेंडिचर पे 60% खर्च कर दिया तो अब उसका सेविंग जो है वो निगेटिव में ही चला जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर का 60% इनकम के 25% से अधिक है तब उसका सेविंग निगेटिव में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर इनका कितना है 5 यूनिट है और इनकम कितना है इनका 8 यूनिट है। 8 यूनिट का 25% कितना होगा 0.2 ही होगा ना। 8 यूनिट का 25%, ठीक है, नहीं 2 होगा, सॉरी, 8 यूनिट का 25% क्या होगा 2, और 5 यूनिट का 60% कितना हो जाएगा 3। अच्छा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का 60% आय के 25% से ज़्यादा है। दैट मीन्स अब उनका सेविंग में निगेटिव होगा। ठीक है, इनकम उनका मात्र 2 यूनिट बढ़ा है, लेकिन उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया है 3 यूनिट, तो उनका सेविंग घट गया होगा 1 यूनिट से, क्योंकि टोटल तो 2 ही यूनिट होना चाहिए ना। टोटल वृद्धि इनका कितना होना चाहिए 2 यूनिट, लेकिन इन्होंने एक्सपेंडिचर में 3 यूनिट का वृद्धि किया है। इसका मतलब है कि अब बचत 1 यूनिट कम होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है सवाल में
कि अब उनका जो बचत है वो 3500 रुपया कम है। तो इंक्रीज्ड इनकम मतलब नया वाला इनकम कितना होगा, मतलब अगर 3500 कम है तो सेविंग में कितने का कमी हुआ है, यूनिट में 1 यूनिट का कमी हुआ है। तो 1 यूनिट का मान 3500। आपसे पूछा गया है कि बढ़ा हुआ इनकम, पहले इनकम था 8 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ गया है, यानी बढ़ा हुआ इनकम कितना है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 35,000। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहा गया है कि दुकानदार 25% कीमत बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्राहक 30% कम वस्तु खरीदता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर क्या होगा बताइए, रेट इनटू कंजम्पशन। तो रेट हमारा 25% से बढ़ गया है, कंजम्पशन हमारा 30% से घट गया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की कमी आएगी। अब इसमें एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ना ही मिक्सचर लगेगा, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ प्लस का साइन अगर रहता तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन सोचते, लेकिन साइन किस चीज़ का है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे। ये हमने पहले आपको बता रखा है, सक्सेसिव यानी 25% बढ़ा 30% घटा माइनस 25 गुना 30/100 है ना, यानी 12.5% दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि ये 7.5 है और ये 5 है, दोनों निगेटिव में ही है। तो आ जाएगा कितना 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में आ जाइए। अगले सवाल में कहा गया बंधु कि एक संख्या में 5/3 से गुना करने के बदले 3/5 से गुना कर दिया गया। तो अनुपात एरर पूछा गया, एरर का क्या परसेंटेज होगा। तो 5/3 टाइम्स होता, जहाँ की हो क्या गया 3/5 टाइम्स। दोनों का रेशियो निकाल करके ये देख लीजिए कि कितना गलती किया है, इधर करेक्ट वाला है, इधर रॉन्ग वाला है, ठीक है। तो इसको हम 100% मानेंगे। 25 और 9 का अनुपात आ गया, तो 25 यूनिट का मान कितना 100%। एरर कितना है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 64%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लो कि संख्या a रहता तो गुना उसको क्या करना चाहिए था, a गुना 5/3, लेकिन उसने किया क्या a गुना 3/5। तो अनुपात हम निकाल लेते हैं कि होना क्या चाहिए था, हुआ क्या, इसका रेशियो क्या है। तो जो होना चाहिए था a से कट जाएगा ना, जो होना चाहिए था वो 25 है और जो हो गया वो 9 है। तो 16 यूनिट का उसने एरर किया है। अब अगर 25% का मान 100 यूनिट है तो 16 यूनिट का मान कितना परसेंट होगा 64% होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में कहा गया है कि एक संख्या में 10 से गुना करने के बदले 10 से भाग दे दिया गया, ठीक है। इसी तरह का एक और सवाल हमने ले लिया है ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। 10 से गुना करने के बदले 10 से भाग दे दिया गया, तो होना क्या चाहिए और हो क्या गया, इसका अनुपात ही बस ऐसे सवालों में निकालना होता है। होना चाहिए था 10 से गुना, जैसे मान लो कि अगर संख्या a है तो a गुना 10 होना चाहिए था, हो क्या गया a/10। अब ये बार बार आप एग्जाम में भी a गुना 10 a/10 मत कीजिएगा, आप तो एग्जाम में सीधा 100:1 लिख दीजिएगा, ठीक है। 10 से गुना होना चाहिए था, 10 से भाग हो गया, यानी 100 टाइम्स डाउन हो गया। तो आप 100:1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, सेंस अगर आपके पास है तब। अब 100 यूनिट का मान 100%, तो एरर कितना हुआ है 99 यूनिट माइनस में, तो आंसर क्या हो जाएगा 99% का एरर हुआ। 99% उसने कम कर दिया, ठीक है। और अगले सवाल में कहा गया है कि एक संख्या में 50 जोड़ने के बदले 50 घटा दिया गया, तो बताइए कितने परसेंट का एरर हुआ। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को नहीं बनाया जा सकता है, कितने परसेंट का आप इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। गुना या भाग रहता है ना तो आप रेशियो निकाल लेंगे, ऐसे में रेशियो नहीं निकाल पाइएगा। ऐसे में निर्भर करता है ए पर, ए का मान क्या है, ठीक है। अगर मान लो कि ए का मान 100 है तो होना चाहिए था 150 और उसने कर दिया 50, ठीक है ना।
होना चाहिए था 150, उसने कर दिया 50, दैट मीन्स 3 और 1 का अनुपात, दैट मीन्स 66.66% उसने कम किया। 3 यूनिट का मान 100%, 3 को देखते ही 33.33% आता होगा आपके मन में, 2 कमी हुआ यानी इतना परसेंट का उसने एरर किया। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस हमने किया है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब है कि आपने हमारा पिछला वीडियो परसेंटेज का नहीं देखा है, तो वो आप देख लीजिएगा, ये सारा आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए का वैल्यू 100 है तो ऐसा आ गया, अगर ए का वैल्यू 200 रखिएगा तो ये हो जाएगा, होना चाहिए था 250 और उसने कर दिया 150। अब देखिए परसेंटेज वही नहीं रहेगा, ये 5 और 3 का अनुपात है, 5 का मतलब 20, 2 का मतलब 40% का एरर हो गया। तो वेरी कर रहा है ना, ए का अलग अलग मान के लिए एरर अलग अलग हो रहा है, लेकिन इसमें ए का कुछ भी मान रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 500 रहे, चाहे 1000 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो ए और ए को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल हमने लिया परसेंटेज का, मिलते हैं अगले वीडियो में।